नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजार के एक्शन पर नजरें रहेंगी आज, जहां पर 18,200 पर वापसी जरूर हुई है, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फिर से हल्का हुआ है मार्केट। 18,162 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में पॉजिटिविटी है, लेकिन अब सिर्फ 50 पॉइंट ही ऊपर है। तो दिन के हाई से आप ये जरूर समझे कि भारतीय बाजारों में आज फिर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब मिसाल के तौर पर देखिएगा, निफ्टी बैंक 43,078 तक का हाई छुआ। मौजूदा स्तर आपके सामने 42,873, तो करीब करीब आप कह सकते हैं कि 200-250 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिल जरूर रहा है। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में आज हमने देखा है ऊपरी लेवल्स पर दबाव बना है। सेक्टोरली क्या कुछ खास दिख रहा है आज के दिन? तो एक चीज है, मिड कैप आईटी में खरीदारी का सिलसिला जारी है। आज फिर हमने देखा है, चाहे वो एल&टी टेक सर्विसेज हो, एम्फोसिस हो, कोफोर्ज हो, एलटीआई, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स हो, इन सब में तेजी की पोजीशन। तो निफ्टी आईटी दरअसल एक स्टैंड आउट परफॉर्मर, कल भी यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली थी, आज एक फॉलो थ्रू देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स रेडार पर रखिएगा। कल जो एक्सीडेंट आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ, वही एक्सिस के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुला मजबूत, लेकिन ऊपरी लेवल पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली। नतीजों के बाद बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग, 2.5% नीचे, तो शायद एक मौका मिल रहा है तेजी की पोजीशन लेने का। कोटक में भी पोजीशन अनवाइंड हुई है, आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन अनवाइंड हुई है। टाटा मोटर्स में तेजी है, याद रखिएगा कल नतीजे आएंगे। एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक तेजी में, तो इसका कुछ सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी बैंक में। यह है फिलहाल अब तक की चाल। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उनके रिटर्न्स अभी तक कैसे हैं, स्पेशली कल दोपहर 3:30 बजे तक जो हम मार्केट क्लोज करके गए थे, तो स्क्रीन पर रिटर्न्स आ जाएंगे। 6% के रिटर्न्स के साथ आशीष कयाल आगे हैं। 5% के रिटर्न्स है स्वाति होतकर के। -1.2% के रिटर्न्स है प्रदीप होतचंदानी के। ये है इस समय की स्थिति। अब आज की अप्रोच को कैसे पढ़ा जाए और यहाँ से आगे का पर्सपेक्टिव क्या रहेगा? आशीष, कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट को? देखिए हर्षदा जी, ओवरऑल जो ट्रेंड है बाजार का फिलहाल तो पॉजिटिव ही है। यहाँ पर मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, लेकिन अगर देखें तो कल के दिन में भी गैप अप हुआ, फिर कंसोलिडेशन किया, आज भी गैप अप होकर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो लग रहा है ये शायद एक्यूमुलेशन हो सकता है और चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग इमर्ज हो सकती है, यहाँ पर देखा जा सकता है। तो गुंजाइश है यहाँ से निफ्टी का जो टारगेट ऊपर में करीबन 18,290 के आसपास जो एक गेन लेवल है जहां पर हम देख रहे हैं, तो 18,290 तक जा सकता है। यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें मिलना चाहिए। मिड कैप, खास करके मिड कैप स्टॉक्स में से अच्छा रुझान ऊपर की ओर मिलना चाहिए। ऊपर की तरफ रुझान आ सकता है, ये फिलहाल भरोसा आशीष का। स्वाति, आपकी अप्रोच तेजी की? यस, डेफिनेटली अर्षदा, तेजी की अप्रोच है, क्योंकि निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं कि एवरी सपोर्ट पे हमें बाइंग भी नजर आ रही है, एवरी रेजिस्टेंस सेलिंग पे है। तो ये कंसोलिडेशन फेज में मेजर कोई सेल ऑफ नजर नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी में भी सेम है, बट स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रही है। तो मैं कहूंगी कि इवन तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा या रेंज बाउंड रहेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा आपको। अब अगर व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली ये मार्केट में काफी प्रॉफिट्स मिलने की भी आशंका है। ओके, तो मुनाफे की ट्रेड्स पर ही फोकस रखेंगी स्वाति भी, यानी कि तेजी वाले ट्रेड्स पर। प्रदीप, आपकी रणनीति क्या रहेगी? कैसे कमबैक का प्लान कर रहे हैं आज? मॉर्निंग एवरीवन। तो आज खुलते ही निफ्टी अपने 18,200 के और बैंक निफ्टी 43,000 की हर्डल को टच करके रिवर्स हो रहा है। देखा ये जा रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो एक पेन पॉइंट जरूर से बना हुआ है। हालांकि दोनों इंडाइसेस पे हमारा व्यू है कि ये हर्डल क्रॉस होके निफ्टी 18,325 और बैंक निफ्टी 43,500-600 की तरफ जा सकता है। तो बाय एंड लार्ज एक अप्रोच तेजी का ही रहेगा। दो, जैसे मैंने बताया, ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन मिसिंग है, पर कुछ चुनिंदा स्टॉक को पॉजिटिव साइड पिक करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। ओके, तो देखते हैं अब कौन से स्टॉक्स पर फोकस एक बार आपके लिए फटाफट से लेकर आते हैं वो तमाम ट्रेड्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई करके दी है। कोफोर्ज आशीष कयाल के पोर्टफोलियो में शामिल था, 4.5% तक के रिटर्न्स उसमें बने। और स्वाति होतकर ने प्रिज्म जॉनसन लिया था, करीब 4% तक के रिटर्न्स उसमें बने हैं। अब एक एक करके आपके लिए फटाफट से सबके पोर्टफोलियोज लेकर आते हैं। चलिए शुरुआत आज प्रदीप के साथ करते हैं। उनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ कैरी किया गया है या फिर कहां पर प्रॉफिट बुक हुआ?
सन फार्मा, रत्नामणि मेटल्स, ये आज सुबह में इन्होंने अपनी पोजीशंस काटी है, एग्जिट किया सन फार्मा से, रत्नामणि में प्रॉफिट बांधा। M&M बालकृष्ण CSB कल के कल ही सौदे निपटा लिए थे। प्रदीप, ओपनिंग ट्रेड। जी, तो इंश्योरेंस स्पेस का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC इंडिया में पहले पिक के तौर पे लेना चाहूँगा। स्टॉक में ऑन द हायर साइड 754 का टॉप मिड दिसंबर में देखा गया था, फिर वहाँ से करेक्शन देखा गया जहाँ पे 34 DMA का सपोर्ट लिया, तो रिपीटेडली ये 34 DMA का सपोर्ट लेके रिबाउंड हो रहा है। आज के सेशन में बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो 710 के करंट रेट पे LIC इंडिया को लेंगे। 702 का स्टॉप लॉस रहेगा और 750 के टारगेट रहेंगे। 750 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का LIC पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये फिलहाल एक तेजी वाला ट्रेड, और मुझे याद है इनफैक्ट बजट पिक के लिहाज से कई जानकारों ने इसको रेकमेंड भी किया है हाल फिलहाल में। तो देखते हैं स्टॉक अब से लेकर बजट तक अगले एक हफ्ते में किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। अब आते हैं स्वाति के पोर्टफोलियो पर। तो स्वाति का एक तो GSPL ओपन है ट्रेड, दूसरी तरफ इन्होंने आज M&M फाइनेंशियल से एग्जिट किया, बिरला सॉफ्ट में प्रॉफिट बांधा, कल प्रिज्म जॉनसन और CCL प्रोडक्ट्स में दरअसल उन्होंने अपनी प्रॉफिट बांध लिए थे। स्वाति, नया क्या जोड़ेंगी GSPL के साथ? GSPL के साथ मैं सेंटेक जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये स्टॉक लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से मैं देख रही थी कि 50 DMA के ऊपर होवरिंग कर रहा था। आज उसने ब्रेकआउट दिया है, अगर उसको स्लाइटली हम देखें तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है सेंटेक में 395 के लेवल्स टेस्ट करके, जो कि 100 DMA के आसपास भी ये लेवल स्ट्रेच कर सकते हैं। तो सेंटेक करंटली 375 के रेंज में चल रहा है, बाय कीजिएगा, 365 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 395। 395 के लिए आप कह रही हैं एक बाय साइड का ट्रेड, ये फिलहाल सनटेक में आपने किया है आइडेंटिफाई। फेयर इनफ, ये वो ट्रेड है जो इस समय स्वाति लेकर चल रही हैं। आशीष कयाल की बारी। आशीष, बताइएगा आप क्या ट्रेड जोड़ेंगे? इनफैक्ट आशीष का पोर्टफोलियो एक बार साथ में रख दीजिएगा सामने। तो यहाँ पर आप गौर करें, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को अभी भी होल्ड कर रहे हैं ये, ठीक है, और आज सुबह में बंधन बैंक से एग्जिट कर लिया, बाकी कोफोर्ज लेटेंट व्यू कल के कल निपटा लिए थे। तो नया ट्रेड फिर आशीष? देखिए, नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है पूनावाला फिनकॉर्प। यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखा गया है और आज के दिन में अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो पैटर्न का टारगेट ऊपर में आता है वो करीबन 337 के आसपास आता है। वॉल्यूम्स काफी ह्यूज पिकअप हुए, तो ओवरऑल पूनावाला फिनकॉर्प पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 296.50 का और टारगेट है 337। 337 के टारगेट के लिए एक बाय कॉल, और ये फिलहाल आपके लिए एक मौका पूनावाला फिनकॉर्प में तेजी की पोजीशंस लेने की। ये आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड। यहाँ पर नतीजे अच्छे थे और उसके बाद स्टॉक में हमने देखा काफ़ी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट किया दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये एक एक ट्रेड हमारे जानकारों की तरफ से साफ आया है, उस पर हमारी नज़रें हैं, लेकिन साथ ही हमारी नज़रें तो इस बात पर भी है कि बजट में दरअसल इस साल क्या सरकार की तरफ से आ सकता है। और हर रोज़ इसी समय हम कॉर्पोरेट इंडिया की विश लिस्ट सामने रख रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि वो लार्जली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनियन बजट से। एक हफ्ते में दरअसल बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ आज टेक्सटाइल सेक्टर की उम्मीदों पर और रोशनी डालने के लिए रेमंड के ग्रुप CFO अमित अग्रवाल जुड़ गए। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्लियरली एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट और अब पॉलिसी वाइज बड़े एक्शंस का ऐलान या फिर इंडिकेशन आ जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पर लगातार हर साल हम सुनते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार बड़ी रिलीफ देगी, सौगात देगी, और उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने वो टेक्सटाइल PLI अनाउंस्ड डेफिनेटली की। लेकिन क्या एडिशनल आपको लग रहा है उम्मीद इंडस्ट्री की है एट दिस पॉइंट इन टाइम? थैंक यू मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। 2 चीजें बताना चाहूंगा टेक्सटाइल सेक्टर में। एक तो क्या होता है इंडिया में अभी जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है, डिस्पोजेबल इनकम जो लोगों के हाथ में है, जो कंज्यूमर के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है, उसको अगर हम बढ़ाते हैं किसी भी तरीके से कि उसके हाथ में पैसा रहे, क्योंकि फूड का इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होने के कारण
उसकी जो सेविंग्स है, उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो फूड पे खर्च हो जाती है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो टेक्सटाइल अपैरल है उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको उस कंज्यूमर के हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा करवा पाए जिससे कि वो स्पेंड कर सके, क्योंकि रिटेल एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है जिससे कि हम ग्रो कर सकते हैं एज अ नेशन। सेकंड, एक और पॉइंट खास है कि जहां तक टेक्सटाइल का सवाल है, चाइना प्लस वन के कारण एक बहुत बड़ी एडवांटेजियस पोजीशन पे इंडिया बैठा है और इंडिया को इस एडवांटेजियस पोजीशन के लिए अपने मार्केट को कैप्चर करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो दो चीज का हमारा डिसएडवांटेज चल रहा है इस समय अपने देश में। एक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज के पास है, जिसके कारण हम थोड़े से कॉस्ट अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और दूसरे सर्टेन लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत है जो कि करने से हम आगे काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। थर्ड थिंग है कि जो हमारे कुछ एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स थे वो कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो गए हैं जो कि हर्ट करते हैं हमारी एक्सपोर्ट प्राइसिंग के लिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमको कंट्री को ग्रो करने के लिए और जीडीपी को एक्सपैंड करने के लिए। ओके, तो क्लियरली अगर रिटेल के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, उसका फ़ायदा फिर आपके सेक्टर को ज़रूर मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की अगर बात करें, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का अनाउंसमेंट हुआ था, अब की बारी हम ये सुन ज़रूर रहे हैं कि शायद हायर एलोकेशन आएगा। क्या वो आपको इंसेंटिव देता है फिर उन टेक्सटाइल पार्क्स में आप अपनी फैसिलिटीज़ की कैपेसिटी बढ़ाएं या फिर कैपेसिटी खड़ी करें? जी बिल्कुल, हमने एक्सपोर्ट के लिए बहुत खुद ही कोशिश करी है कि अब एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन करें, क्योंकि जब ग्लोबली इतनी बड़ी डिमांड है और इंडिया को इतनी बड़ी डिमांड की अपॉर्चुनिटी मिली है तो हर आदमी कोशिश करता है। इवन जो पीएलआई स्कीम है उसमें भी फुल क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें पीएलआई स्कीम जो लॉन्च करी है सरकार ने उसमें थोड़ी क्लैरिटी हो, क्योंकि सर्टेन इन्वेस्टमेंट के साथ मैन पावर का रेशियो जो रखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है कि हम उसको ट्वीक करके आगे आगे बढ़ाएं, जिससे हम काफी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में। साथ ही पीएलआई स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और क्या आपको लग रहा है इस स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश भी सरकार कर सकती है या फिर उसकी जरूरत है? बिल्कुल, जरूरत तो बिल्कुल है और हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट भी देखेगी। और मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, जो हम रियल एस्टेट सेक्टर में भी प्रेजेंट हैं, जी हाँ। कि रियल एस्टेट में भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रोथ के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होता है तो आगे कंज्यूमर के हाथ में पैसा आता है। तो रियल एस्टेट में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टील और सीमेंट का दाम अगर आप देखें पिछले 3 साल में करीब करीब 25-30% बढ़ गया, और दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी 2.25% रेट का इंक्रीज देखने को मिली, और जो होम बायर्स है जनरली वो ईएमआई पे खरीदते हैं। तो अगर आप देखें तो ईएमआई की जो कॉस्ट है, ईएमआई का पर मंथ का आउटगो है, वो करीब करीब 25 से 30% लोगों के लिए ज्यादा हो गया। तो अभी तो रियल एस्टेट की डिमांड ठीक है, बट आगे वाले समय में ये शायद एक क्वेश्चनेबल होगा कि रियल एस्टेट की डिमांड अगर कम हो जाती है बिकॉज लोगों की ईएमआई 25 से 30% बढ़ गई तो चैलेंज देखने को मिलता है। तो क्योंकि हमारे देश में अभी या ग्लोबली हम के कर्व की रिकवरी देख रहे हैं, तो जो कॉमन मैन है उसके हाथ में वंस अगेन जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो बढ़नी चाहिए, जिससे कि वो ईएमआई। सेकेंड थिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात करें तो बंबई जैसे शहर में या एमएमआर रीजन में अभी 45 लाख रुपए का तो अफोर्डेबल हाउस मिलना कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो वो लिमिट भी सरकार को देखना चाहिए कि एमएमआर रीजन में या ऐसे जो रीजन्स हैं उसमें 45 लाख की लिमिट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये इनफैक्ट एक बड़ा आस्क रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर से भी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही पहलुओं पर राय देने के लिए, रियल एस्टेट और साथ ही साथ टेक्सटाइल। लेकिन की यही है फोकस इंडस्ट्री का कि देखिए जितना पैसा आम जनता के हाथ में आए उतना दरअसल वो कंजम्पशन को फ्यूल करेगा, चाहे वो रियल एस्टेट का कंजम्पशन हो या फिर टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का कंजम्पशन हो। लेंगे इसी मोड पर एक अच्छा असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इस समय इंडस स्टार्स
से जुड़ी हुई खबर आती हुई। बोर्ड बैठक है और 3 बजे दरअसल इस बोर्ड बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा के विषय होंगे रेडार पर। असीम, क्या सुन रहे हैं आप? ये वोडाफोन से जुड़ा हुआ मामला है। जी सही कहा आपने। देखिए, सितंबर में जो इंडस टावर का बोर्ड है उसने वोडाफोन आईडी को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आपका जो बकाया है 7,000 करोड़ रुपए का, उसका भुगतान कीजिए। नई पेमेंट टाइम से आनी चाहिए, अन्यथा आपकी सर्विसेज जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाएंगी। उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने एक प्लान सौंपा, पेमेंट प्लान सौंपा और कहा कि जनवरी से हम आपको पेमेंट करना शुरू कर देंगे। हमारी इन्वेस्टर से बातचीत चल रही है, हम फंड जुटाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी भुगतान इंडस टावर को नहीं हुआ है। तो इससे लेकर के इन टावर की बोर्ड की आज बैठक होने वाली है। बैठक में फैसला हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया को फाइनल नोटिस दिया जाए कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी सर्विसेज डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। खासतौर पे जो वोडाफोन आइडिया है उसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का बकाया है। अभी तक कोई भी रकम उसने नहीं चुकाई है। साथ ही कंपनी फंड जुटाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन फंड जुटाने में कंपनी अभी भी कामयाब नहीं हो पाई है। तो आज आपको इंडस टावर की बोर्ड की बैठक में देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन जो है इंडस टावर बोर्ड आज ले सकता है कि वोडाफोन आइडिया के बकाया को लेकर के क्यों क्या करना है। पहले मोहलत कंपनी को दी जा चुकी है और अब फाइनल फैसला आज बोर्ड बैठक में हो सकता है। आज फाइनल फैसला होगा और वोडाफोन के अगर आप ग्राहक हैं तो ये फिर आपको चिंता में डाल सकता है पूरा बोर्ड बैठक का मामला, क्योंकि अज्यूमिंग इंडस स्टार डिसाइड करता है कि वो वोडाफोन को सेवाएं नहीं देगा तो वहाँ पर इनकी सर्विसेज पर धक्का ज़रूर पड़ेगा। स्टॉक आपका लैंग्वेज करता हुआ वोडाफोन, लेकिन इंडस स्टार भी आप रेडार पर रखें क्योंकि उनकी तरफ दरअसल बकाया है वोडाफोन का 8,000 करोड़, बड़ा अमाउंट है। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे हमारे जानकारों से जानेंगे कि क्या कुछ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे या फिर दोपहर का इंतजार होगा। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं।
और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 एसएस में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269 एसएस की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20 हजार से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल है इसमें, पहला किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है, जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच और ससुर साहब और उनकी बहू रानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी, इन 3 रिश्ते। अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ इनकैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में एफडी कर दी। अब एफडी कर दी तो एफडी पे जो इंटरेस्ट था वो जाके पति साहब की इनकम में जाके जुड़ गया। अब पति साहब ने कहा भाई मैंने तो हार दिया था, ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? तो अगर शेप चेंज भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज भी हो जाती है दिए हुए अमाउंट की, तब भी वो क्लबिंग का नियम लागू रहता है। इसके अलावा एक्रीशन, किसी ने शेयर्स गिफ्ट किए पत्नी को, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं। मिड कैप्स में बिकवाली बढ़ने लगी है और निफ्टी बैंक भी अब 44 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ तो प्रेशर माउंट हो रहा है। क्लियरली मार्केट में इस समय इंडेक्स के कुछ आपको लूजर्स, एमएनएम पे मुनाफा वसूली, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस में मुनाफा वसूली, लेकिन एक एक ट्रेड जोड़ सकते हैं हमारे जानकार। स्वाति, कोई आइडेंटिफाई किया आपने स्टॉक? नहीं हर्षदा जी, मैं थोड़ा टाइम वेट करूंगी क्योंकि मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ नजर आ रहा है, तो सेकंड हाफ में प्रोबेबली मैं इनिशिएट करूंगी ट्रेड। आशीष? देखिए, एक स्टॉक जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है एनआईटी लिमिटेड। हमने कल के दिन को पहुंच दिया था, बुक किया, प्रॉफिट अच्छा चला, और एनआईटी लिमिटेड में भी यहाँ पर अच्छा एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है और मिड कैप आईटी स्पेस में अच्छा मोमेंटम है, तो ब्रेकआउट अच्छा है एनआईटी लिमिटेड में, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 310.40 का और टारगेट है 352 का। 352 के लिए एनआईटी में दरअसल अब तेजी का ट्रेड, 310 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। प्रदीप, एक जगह आपके पास है, कोई कुछ ऐड करेंगे? नहीं हर्षदा, मैं अभी ऐड नहीं करूंगा। दोपहर में फॉर्मेशन देख के और मार्केट में थोड़े रिकवरी का वेट करेंगे और फिर बाद में नया ट्रेड। ओके, तो इंतजार करेंगे प्रदीप और स्वाति, इस समय नए ट्रेड्स नहीं आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। तो प्रदीप ने एक ही स्टॉक जोड़ा है, वो LIC, 750 का टारगेट है, 702 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स यहाँ पर 0.30% तक के बनते हुए। स्वाति ने GSPL को कैरी किया और सनटेक नया जोड़ा, तो GSPL 290 का टारगेट, 265 स्टॉप लॉस, सनटेक का 395 टारगेट, 365 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस घंटे के GSPL ड्रैग कर रहा है 1% का, सनटेक की तरफ से इतना बड़ा योगदान इस समय नहीं मिल रहा है। आशीष ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को कैरी किया, पूनावाला फिनकॉर्प जोड़ा, 337 का टारगेट, 296.50 स्टॉप लॉस, 352 के लिए। NIIT जोड़ा है, 310 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स
लक्ष्मी ऑर्गेनिक ठंडा, पूनावाला फिनकॉप की तरफ से भी ज्यादा कुछ योगदान नहीं, लेकिन NIIT 0.44% तक के रिटर्न्स इनके लिए जोड़ जरूर रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। ये देखिए आपके लिए तस्वीर। तो स्वाति है करीब 7% के रिटर्न्स पर, आशीष कयाल अब 3% के रिटर्न्स पर और -1% के रिटर्न्स है प्रदीप होचंदानी की। ये है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 का। चले लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। नमस्कार।